Migration is the process by which individuals enter a population not by birth or leave the population not by death. माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में, जिसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग ना तो पॉपुलेशन में अगर कोई इंडिविजुअल एंटर हो रहे हैं या पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं, तो ना तो बर्थ की वजह से वो एंटर हो रहे हैं और ना डेथ की वजह से वो जा रहे हैं, but rather by physically removing themselves from one population to enter a different one. लेकिन यह है कि वो फिजिकली रिमूव हो रहे होते हैं एक पॉपुलेशन से किसी दूसरी पॉपुलेशन में, या हाँ, एक से रिमूव हो रहे होते हैं दूसरी में फिर वो ऐड हो रहे होते हैं. The reasons for such change of populations are many. Economic, इसकी जो रीज़न्स हैं माइग्रेशन की वो बहुत सारी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक रीज़न है, इकॉनमी के अगर किसी कंट्री की इकॉनमी स्ट्रांग हो तो उधर जो है पॉपुलेशन जो माइग्रेट कर जाती है. इसी तरह पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं, फिर सोशियोलॉजिकल भी है, रीज़न्स भी हैं. ये सारी रीज़न बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिस वजह से ये माइग्रेशन अक्कर करती है, बट आर नॉट गवर्नड बाय एनी फिक्स्ड रूल्स. लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि माइग्रेशन किस वजह से हो रही है. This makes the problem of modeling migration much more difficult than that of modeling mortality or fertility. ये जो है क्योंकि कोई फिक्स रूल नहीं है माइग्रेशन का, इस वजह से जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं पॉपुलेशन की, कोई जब प्रॉब्लम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो फिर जो माइग्रेशन है ये जो फैक्टर है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें ऐड करना एज़ कंपेयर टू मॉर्टेलिटी और फर्टेलिटी. यानी उसके जो डेथ रेट या बर्थ रेट की के कंपैरिजन से का कंपैरिजन करें इनसे माइग्रेशन से, तो इसकी जो मॉडलिंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिहाज से. Generally, we may introduce migration very easily into unstructured Malthus model 1.2. ये जो हमारे पास 1.2 Malthus मॉडल है, P of t is equal to P0 e power अल्फा t. इसमें ये सिंपल मॉडल था पॉपुलेशन ग्रोथ का. इसमें हम माइग्रेशन ऐड कर सकते हैं by assuming that migration into the population of interest occurs at time t at a rate. हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन माइग्रेशन है वो किसी टाइम टी पे एम ऑफ टी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रेट से हो रही है. यानी रेट पर यूनिट टाइम एट विच आउटसाइड इंडिविजुअल्स जॉइन द पॉपुलेशन एट टाइम टी. यानी जो आउटसाइड पॉपुलेशन है वो किसी कम्युनिटी को किसी टाइम टी पे जो ज्वाइन कर रही है, जिस रेट से ज्वाइन कर रही है, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एम ऑफ टी से. with the understanding that negative values of m mean net emigration. यानी कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर m ऑफ t ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन उसमें से रिमूव हो रही है. यानी पॉपुलेशन उसमें एंटर नहीं हो रही बल्कि उसमें से रिमूव हो रही है. वाइल पॉजिटिव वैल्यूज मीन नेट इमिग्रेशन. और अगर m ये पॉजिटिव हो तो फिर उसका मतलब ये होगा जो कि जो पॉपुलेशन है वो ऐड हो रही है कम्युनिटी में, इमिग्रेशन हो रही है उसमें. मैल्थस मॉडल विद माइग्रेशन इज देन, जो मैल्थस मॉडल है वो सिंपल हमने पहले मॉडल लिया था पी प्राइम इज इक्वल टू अल्फा पी, और अल्फा दोनों का डिफरेंस लिया था बर्थ और डेथ का. इसके साथ हमने ये ऐड कर दिया एम ऑफ टी विद सॉल्यूशन. ये अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी जीरो ई पावर अल्फा टी प्लस ई पावर जीरो टी एम एस ई पावर टी माइनस एस अल्फा डी एस. If the migration rate is constant in time, m of t is equal to m. अगर ये माइग्रेशन रेट
टाइम के साथ ये कांस्टेंट हो, यानी किसी भी नंबर अगर माइग्रेशन रेट कैलकुलेट करें तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, तो एम ऑफ टी को अगर यहाँ पे एम हम रिप्लेस कर दें तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी जीरो ई पावर अल्फा टी एम और अल्फा ई पावर अल्फा टी माइनस वन। फिर इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा अगर हमारे पास माइग्रेशन कांस्टेंट रेट से हो रही है। It follows that for such a population, immigration may replace needed births for avoidance of extinction. And यानी कि जो इमिग्रेशन है वो रिप्लेस की जा सकती है। किसी भी कम्युनिटी में आप देखें कि अगर बर्थ रेट कम हो रहा है और बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो पॉपुलेशन जो है ख़त्म होती जा रही है होगी, और पॉपुलेशन किसी टाइम पे जो है वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। एक्सटिंक्शन का मतलब है ख़त्म हो जाना। तो अगर ये हम इमिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी इमिग्रेशन होती है उसमें, तो फिर जो है हमारे पास ये बर्थ की उसको बर्थ फॉर अवॉइडेंस ऑफ एक्सटेंशन, तो ये जितनी बर्थ होनी चाहिए, जितने उसमें एंटर होनी चाहिए पॉपुलेशन, उसको ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है और पॉपुलेशन को ज़ीरो होने से बचाती है। प्रीक्लूड दैट आर नेगेटिव मल्थेसियन रेट अल्फा लेस देन जीरो डूम्स द पॉपुलेशन टू एक्सटेंशन। के वैसे तो अगर अल्फा लेस देन ज़ीरो हो मेल्थस मॉडल में, अब देखिए ये जो मेल्थस मॉडल है, अगर इसमें अल्फ़ा ये लेस देन ज़ीरो आ जाए तो आप देखें इसका जो सोल्यूशन हमने लिखा है, ये अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए यहाँ पे, तो टी इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो ये पॉपुलेशन ज़ीरो को अप्रोच करेगी। और अल्फ़ा नेगेटिव कब हो सकता है? जब हमारे पास बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट ज़्यादा हो। लेकिन अगर हम इमिग्रेशन का फैक्टर साथ इन्वॉल्व कर लें तो फिर हमारे पास अल्फ़ा अगर नेगेटिव भी हो जाए तो तब भी हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करती। इंस्टेड इट लीड्स इन सच केस टू लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन एट अ लेवल। तो इस केस में जो पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाती है, माइनस एम ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा नेगेटिव है, तो अल्फ़ा की नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन जो है जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन इस नंबर को अप्रोच कर जाएगी। अगर हम माइग्रेशन इफेक्ट लेते हैं उसमें, सॉरी इमिग्रेशन हम लेते हैं। In very simplified terms, this is, for example, the demographic reality of the European Union of the 21st century। यानी जो डेमोग्राफिक रियलिटी है यूरोपियन यूनियन की 21st सेंचुरी में जो यूरोपीय यूनियन बनी है, यानी इधर से उधर, उसमें हमारे पास इमिग्रेशन हो रही है और एमिग्रेशन हो रही है, और जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी। An obvious extension to an age-structured population is obtained by adding an external source of individual। यानी जो एज स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन मॉडल हम बनाते हैं, एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन मॉडल, उसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज एज डिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स भी हमारे पास, यानी जो इमिग्रेशन है वो एज डिपेंडेंट भी ली जा सकती है और नॉर्मली होती भी एज डिपेंडेंट। आप देखें जो दूसरी कंट्रीज़ में जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है नॉर्मली वो यंग एजेस में होता है, ना ओल्ड एजेस में होता है और ना चाइल्ड एज में होता है। तो एज डिपेंडेंट होता है ओल्ड एजेस में या चाइल्ड एजेस में, लेकिन ये है कि वो डिफरेंट रेट्स होते हैं उनके। तो इस तरह एज डिपेंडेंट का फैक्टर, एज डिपेंडेंट इमिग्रेशन या एमिग्रेशन की जा सकती है जी, सपोज की जा सकती है। नेमली यूजिंग द सोर्सिंग एम ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्पेसिफिक माइग्रेशन रेट, यानी हम इसको ए स्पेसिफिक माइग्रेशन रेट डिनोट कर सकते हैं। एम ऑफ ए हम सपोज करते हैं कि ए स्पेसिफिक माइग्रेशन रेट है, that is the age density of individuals entering the population with the age per unit time। यानी इसका मतलब यह है कि यूनिट टाइम है किस एज के कितने लोग
किसी पॉपुलेशन में एंटर होते हैं या पॉपुलेशन से रिमूव होते हैं, वो है हमारे पास एज स्पेसिफिक माइग्रेशन रेट। In countries with stable social and economic conditions, जो मुल्क सोशल और इकोनॉमिकली स्टेबल है, the term corresponding to migration is the more unpredictable, with the term corresponding to emigration can usually be well approximated linearly। जो इकोनॉमिकली, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली स्टेबल है, उसमें हर बंदे की कोशिश होती है कि हम उसी कंट्री में जाएं जो इकोनॉमिकली स्टेबल है या सोशल लिहाज से बड़ा वो सेफ है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसी कंट्री में जो ऐसे स्टेबल कंट्रीज़ होते हैं, उनके लिए जो इमिग्रेशन हमारे पास इमिग्रेशन का अंदाज़ा लगाना वो मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एमिग्रेशन, क्योंकि एमिग्रेशन वहाँ पे आहिस्ता बहुत थोड़ी एमिग्रेशन होती है, लेकिन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए इमिग्रेशन ऐसे कंट्रीज़ में अनप्रिडिक्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एमिग्रेशन। In countries with unstable social or economic conditions, the term corresponding to immigration is usually negligible, while the term corresponding to emigration can be very difficult to predict। तो इसी तरह जो कंट्रीज हमारे पास अनस्टेबल हैं, उनमें जो इमिग्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जब उसकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है तो बाहर से बहुत कम बंदे ना होने के बराबर एंटर होते हैं उस पॉपुलेशन में। लेकिन उसमें जो एमिग्रेशन है, जो उस कम्युनिटी को रिमूव करने का रेट है, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्योंकि बहुत सारे जब वो कंट्री स्टेबल नहीं होते तो उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे रीजन्स की तरफ मूव कर जाते हैं। Just as for the fundamental vital rates for which we saw model schedules that describe the general shape of age-dependent fertility and mortality, several authors have analyzed migration data and proposed model migration schedule। जिस तरह हमने फंडामेंटल वाइटल रेट्स उधर कंसिडर किए हैं एज डिपेंडेंट, इससे पहले हमने फंडामेंटल रेट कंसिडर किया है, बर्थ रेट एज डिपेंडेंट बर्थ रेट कंसिडर किया है, और फिर एज डिपेंडेंट डेथ रेट कंसिडर किया है, जिसके लिंक ऊपर दिए हुए हैं, जिसमें एक में हमने बर्थ रेट एज डिपेंडेंट बर्थ रेट चेक देखा है कि एज के लिहाज से किस तरह बर्थ हो रही है, और दूसरा हमने एज डिपेंडेंट बर्थ रेट देखा है कि एज के लिहाज से कैसे डेथ प्रोसेस के एज के लिहाज से कैसे डेथ हो रही है। इसी तरह कुछ ऑथर्स ने एज डिपेंडेंट माइग्रेशन भी हमारे पास मॉडलिंग की है कि किस तरह हम उसके फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एज डिपेंडेंट माइग्रेशन के। A. Rogers and L. J. Castro proposed 3 different model migration schedules, the first being an 11 parameter family with a retirement peak। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स माइग्रेशन के हवाले से डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए। पहला जो है उसमें 11 पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाए गए विद रिटायरमेंट पीक, यानी मैक्सिमम जो है वो रिटायरमेंट पीक तक। फिर सेकंड 9 पैरामीटर फैमिली विद रिटायरमेंट स्लोप, और सेकंड जो है वो रिटायरमेंट वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम वो रिटायरमेंट की एज है, फिर उसके बाद डिक्रीज होती जाती है, और ये जो है वो रिटायरमेंट स्लोप है, इसमें रिप्रेजेंट कर रही है 9 पैरामीटर फैमिली में। थर्ड 7 पैरामीटर फैमिली विद नाइदर, और तीसरा जो मॉडल है वो 7 पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व किए गए, ना उसमें रिटायरमेंट पीक बताई गई है और ना कोई स्लोप ली गई है। देयर 11 पैरामीटर मॉडल माइग्रेशन शेड्यूल इज गिवन बाय 11 पैरामीटर जो शेड्यूल है, जो इक्वेशन है हमारे पास, वो 11 पैरामीटर हमारे पास जो मॉडल है या इक्वेशन है वो हमारे पास ये होगी, where their 9 parameter model migration schedule is given by
तो 9 पैरामीटर माइग्रेशन शेड्यूल इसमें ये है जी। अब इसमें देखिए 9 पैरामीटर इन्वॉल्व है, A1, A2, A3, A4, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, लैम्डा 2, म्यू 2, ये सारे हमारे पास 9 पैरामीटर्स हैं। These families of functions fit data from very many different migrations, including into and out of many large cities, into and out of states और geographic regions। ये जो है हमारे पास जो families of functions है, ये different data को fit करते हैं, जो बहुत बड़े शहरों के लिए भी, बहुत बड़े स्टेट्स के लिए भी एंड इंटरनेशनल डाटा, और कुछ मुल्कों के लिए भी, बोथ फॉर इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इमिग्रेशन के लिए भी और एमिग्रेशन के लिए भी। इन फिगर 1.14 वी शो एज एन एग्जांपल द वेरी गुड फिट प्रोवाइडेड बाय द 11 पैरामीटर मॉडल माइग्रेशन शेड्यूल अप्लाइड टू द एमिग्रेंट्स फ्रॉम स्टॉकहोम इन 1974। फिगर जो 1.14 है उसमें स्टॉकहोम का जो डाटा है 1974 का इमिग्रेशन का और एमिग्रेशन का डाटा वो नाम फिट किया गया है जो 11 पैरामीटर मॉडल है उसके साथ। अब देखें ये हमारे पास फिगर है 1.14, इसमें ये दिया हुआ है एमिग्रेशन फ्रॉम स्टॉकहोम इन 1974, डाटा आर फिटेड विद द 11 पैरामीटर कर्व। तो ये जो हमारे पास है जो 11 पैरामीटर फंक्शन हमने पहले, इससे पहले जो फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये वाले, इसमें हमारे पास ये जो 11 पैरामीटर फंक्शन है ये इस को फिट किया गया है इस रियल डाटा के साथ। अब देखें ये जो हमारे पास ये रेड जो कांस्टेंट हमारे पास स्टेप वाइज ये फंक्शन बन रहा है, ये हमारे पास ये कंटिन्यू स्टेप वाइज फंक्शन ये रियल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक होम का रियल डाटा 1974 का। और ये जो कर्व है ब्लू कर्व हमारे पास ये उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उस फंक्शन से हम इस डाटा को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं जिसके 11 पैरामीटर हैं। One current reason why immigration is important for many developed countries is the gain of their native population, evidenced by age profile that become more and more skewed towards older cohorts। क्योंकि एक जो हमारे पास है कि इमिग्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उसमें जो हमारे पास जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो जब ओल्ड से ओल्ड होती जा रही होती है, जब उसके जो ओल्डर एज में पहुंच जाते हैं तो वो फिर बेनिफिट इतना नहीं दे सकते कंट्री को जितना जो है इमिग्रेशन से बेनिफिट वो ले रहे होते हैं। सिंस द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी कंट्रीज इन यूरोप एज वेल एज जापान, कोरिया एंड द यूएसए हैव सीन इंपॉर्टेंट डिक्लाइंस इन टोटल फर्टिलिटी रेट्स। तो 20th सेंचुरी के मिडल में ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन देखा है जी, कि उसमें डिक्लाइन आ रहा है, मीन नंबर ऑफ उसमें जो उनका बर्थ रेट है वो कम हो रहा है। तो जब बर्थ रेट कम हो रहा है और उधर से जो ओल्ड एज है वो भी रिमूव होते जा रहे हैं कम्युनिटी से, तो फिर ये वो हमारे पास उस कंट्री की डेवलपमेंट पे बड़ा फ़र्क डालते हैं। इस वजह से वो इमिग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं कि जो बाहर से जो इमिग्रेंट्स आएंगे वो कंट्री की स्टेबिलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जी। रेस्पेक्टिवली फ्रॉम 2.56 ये हमारे पास उसमें बर्थ रेट है चिल्ड्रन पर वुमेन टू 2.35 टू 4.6 2.55, पहले ये था हमारे पास बर्थ रेट पर वुमेन, फिर उसके बाद ये बर्थ रेट हो गया मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इन कंट्रीज में एंड टू 1.42 दिस एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के एंड में ये इतना बर्थ रेट रह जाएगा। जब इतना थोड़ा बर्थ रेट रह जाएगा तो ऑब्वियसली जब बर्थ रेट कम हो जाएगा डेथ रेट से तो फिर पॉपुलेशन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगी। इसलिए ऐसी कंट्रीज़ के लिए मजबूरी है कि वो इमिग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इमिग्रेशन के प्रोसेस से फिर वो अपनी कंट्री को स्टेबल करने के काबिल होंगे। At the same time, mortality rates have declined and the combination of fewer newborn with increased lifespan has led to aging population। वही जो मैंने आगे सारी बताई है। इसी तरह
यानी अगर देखते हैं कंपेयर फॉर एग्जांपल द एज पैरामीटर्स फॉर इटली एंड नाइजीरिया इन 2010, अगर हम एज पैरामीटर देखते हैं इटली और नाइजीरिया का, तो इटली में हम देखें तो आप देखेंगे हमारे पास जो मिडल एजेस हैं, जो मिडल एजर्स हैं उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल की और मेल की भी। फिर उसके बाद ओल्ड एज जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसी तरह नाइजीरिया में देखें तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे जो ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है उसमें, और जो यंगस्टर हैं वो भी कम है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन। Historically, the younger population has cared for the older, तो नॉर्मली जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा केयर की जाती है ओल्ड पॉपुलेशन की निस्बत, बोथ डायरेक्टली विद इन फैमिलीज एंड इनडायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग द मनी दैट गवर्नमेंट यूज टू पे सोशल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। जो क्योंकि वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एक तो कुछ तो डायरेक्टली वो फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं या इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्यों जो हमारे पास वो क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो वो उनकी लेबर से जो टैक्सेस वगैरह मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो सोशल सिक्योरिटी के तौर पे रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है ओल्ड एजर्स को। वी यूजुअली टेक्स प्लेस अराउंड 65 ईयर्स ऑफ एज, जो हमारे पास वो रिटायरमेंट के एज वेल एज द मनी गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, और जो फिर गवर्नमेंट जो है वो बुढ़ापे में जो हमारे पास वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो वो जो पैसा आ रहा होता है क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है, और इमिग्रेशन पे के यंगस्टर की इमिग्रेशन पे इसी वजह से फोकस किया जा रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी कंट्री में जब वो टैक्सेस वगैरह डिपॉजिट करवा रहे होते हैं तो वो जो उनके वर्क के टैक्सेस वो जो उनके मंथली टैक्सेस वगैरह होते हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, जो उनको बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे होते हैं या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे रहे होते हैं। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रेशो फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इज द पोटेंशियल सपोर्ट रेशो, यानी कि जो हमारे पास किसी सामने नहीं नज़र आ रहा होता लेकिन वो सपोर्ट ज़रूर कर रही होती है ऐसी यंग पॉपुलेशन किसी भी कम्युनिटी में इकोनॉमिकली वो ज़रूर सपोर्ट कर रही होते हैं। दैट इज़ द रेशो ऑफ द साइजेस ऑफ द एज कोहोर्ट ऑफ 15 to 64 ईयर ओल्ड टू साइज ऑफ द एज कोहोर्ट ऑफ 65 ईयर्स एंड अबव, यानी कि वो जो उसकी सपोर्ट 15 से 64 ईयर ओल्ड जो हमारे पास ये एज है हमारे पॉपुलेशन की, ये ज़रूर किसी ना किसी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को जिनकी एज 65 या इससे ज़्यादा होती है। उन लोगों के क्योंकि वो यंगस्टर्स काम कर रहे होते हैं और टैक्सेस रेगुलरली डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, तो वही जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही जो टैक्सेस हैं वो यूटिलाइज करके तो ओल्ड एज बेनिफिट्स रिटायरमेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें वो दे रही होती है। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी देखें जो जितना जो सर्विस के दौरान वो जो डिपॉजिट करवा रहे होते हैं फिर उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं।